हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। BHU MSc फिजिक्स पार्ट 4, डैट इज़ MSc फिजिक्स पेपर 2017 का यह सलूशन है, जिसको मैंने प्रॉब्लम नंबर 75 तक प्रीवियस वीडियो तक करा चुके हैं हम। तो 76 टू 100 मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 मिली क्यूरी इज इक्वल टू, देखिए 1 मिली क्यूरी इज इक्वल टू पूछा हुआ है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। जनरली होता है क्या कि 1 क्यूरी जो होती है, 1 क्यूरी, उसकी वैल्यू होती है 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये याद रखे रहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, BHU MSc फिजिक्स में बहुत सारे जो प्रॉब्लम आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं। तो टफ प्रॉब्लम के पीछे आप मत भागिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने का ट्राई कीजिए, मैक्सिमम चीज़ों को याद रखने का ट्राई कीजिए, तभी आप BHU MSc फिजिक्स के एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो वहाँ पे 1 क्यूरी की वैल्यू होती है 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यहाँ पे मिली क्यूरी पूछा हुआ है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू 10⁻7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन 1 जो हो जाएगा, ए जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि 2015 का पेपर जो था, जो हम लोगों ने दिया हुआ था, उसमें डायरेक्ट 2 प्रॉब्लम आ गए थे रेडियो एक्टिविटी के, दोनों में यूनिट पूछी गई थी। तो इसमें क्यूरी पूछी हुई है, हो सकता है कि आप इस बार एग्जाम दे तो रदरफोर्ड पूछ दे या बैकुरेल पूछ दे। तो 1 रदरफोर्ड में आप याद रखे रहिए कि 1 रदरफोर्ड जो होता है उसमें होता है 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एंड 1 बैकुरेल जो होता है उसमें होता है आपका 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अगर तो इसको अगर कन्वर्ट करना चाहे तो 1 रदरफोर्ड को आप लिख सकते हैं 10⁶ बैकुरेल। तो ये सारी चीज़ आप याद रखिए, 100% इससे क्वेश्चन आना ही आना है BHU MSc फिजिक्स में। तो यहाँ से आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, न्यूक्लियाई विथ इवन मास नंबर हैव। देखिए, इवन मास नंबर की जो न्यूक्लियाई होती है उसको स्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि बोसान की कैटेगरी में आती है, याद रख रहिए, ठीक है। बोसान की कैटेगरी क्या होती है, ये इनके पास इंटीजर स्पिन होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आल्सो हैव जीरो स्पिन बिकॉज ऑफ पेयरिंग। पेयरिंग की वजह से इनके पास जीरो स्पिन भी होती है। तो आप इस पे ऑप्शन नंबर 1 ए टिक मारे, 0 आर इंटीग्रल स्पिन। फिर से मैं कह रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से भी पूछ सकता है। अभी इवन मास नंबर दिया हुआ है, हो सकता है आपके समय में ऑड मास न्यूक्लियाई दे दे। ऑड मास के लिए क्या होगा, तो उसके लिए फर्मियान होता है, याद रखे रहिएगा, और इसकी स्पिन जो होगी वो हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। तो कुछ भी चेंज करके पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है इन मोजले ला अंडर न्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी द स्क्रीनिंग कांस्टेंट बी फॉर के सीरीज। इसमें देखिए 2 सीरीज होती है, के सीरीज और एल सीरीज, दोनों के लिए बी की वैल्यू अलग अलग आती है। तो याद रखे रहिए, इस बार के सीरीज पूछा हुआ है, हो सकता है आपके लिए आप में एल सीरीज पूछ दे। तो के सीरीज के लिए बी की वैल्यू आती है 1, याद रखें, और एल सीरीज के लिए बी की वैल्यू आती है 7.4। तो यहाँ पे के सीरीज पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करें, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आया सीधे। फॉर क्रिस्टल हैविंग 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू c/2 m1 + m2 k स्क्वायर a स्क्वायर इज करेस्पॉन्डिंग टू। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 2 तरह के ब्रांचेज होते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच एंड एकॉस्टिकल ब्रांच। तो इसमें इस वाले इक्वेशन में जो होता है, अगर आप याद रखना चाहें या याद रखेंगे, तो ये जो ऑप्शन भी है एकॉस्टिकल ब्रांच आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़े हो, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कभी ना करें। कभी भी कोई क्वेश्चन पे तुक्का मारने की कोशिश ना करें। BHU MSc फिजिक्स एग्जाम में आपको लगता है कि सही हो जाएगा तो 3 मार्क्स, लेकिन सारे के सारे अगर गलत हो जाते तो -1 करके आपके बहुत सारे मार्क्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो आप इस तरह की गलती कभी भी BHU MSc फिजिक्स के एग्जाम में ना करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 80, द वेव वेक्टर एसोसिएटेड विथ फ्री इलेक्ट्रॉन एट फर्मी सरफेस हैज मैग्नीट्यूड। देखिए, हमें पता है कि जो EF की वैल्यू अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं p²/2m, राइट। P की वैल्यू होती है h कट इंटू के एफ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ट्राई करें h कट इंटू के एफ को यहाँ पुट कर दें EF में, तो EF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EF की वैल्यू हो जाएगी h कट स्क्वायर KF²/2m, राइट। तो यहाँ पे सिंपली KF की वैल्यू हमें निकालना है। तो KF की वैल्यू वेव वेक्टर है वो, तो वो निकाल लिए, तो आ जाएगी √2m EF/h²। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को जिनको याद है उनके लिए तो बहुत ईजी है, जिनको नहीं याद आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 81, द टोटल फॉरवर्ड इलेक्ट्रिक करंट इंडिकेटिंग द इफेक्ट ऑफ बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन PN जंक्शन।
ये आपको सबको पता होगा कि पीएन जंक्शन का जो फार्मूला होता है आई इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंस ई बी बाई के टी माइनस 1, वो दोनों के लिए होता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को राइट ऑप्शन टिक करें। आगे बढ़ते हैं। कॉम्पटन वेवलेंथ एच अपन एम नॉट सी की वैल्यू, इसको बहुत सारे स्टूडेंट याद रखते हैं, 0.024 एंगस्ट्रॉम इसका आता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको नहीं याद है सिंपल आप एच की वैल्यू पुट कर दे 6.6 इंटू 10⁻34, एम की वैल्यू पुट कर दे 9.1 इंटू 10⁻31 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कर दे 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व कर दे तो आप आंसर पाएंगे 0.024 एंगस्ट्रॉम। तो अब इसको याद रखे रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 83 पे। अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स पोटेंशियल एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल। देखिए इनसाइड द मेटल में अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कोई भी पोटेंशियल फील नहीं करता है, मतलब डेट मीन जीरो पोटेंशियल फील करता है अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो आपको राइट ऑप्शन टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी इक्विवेलेंट टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी अगर हम ई कैलकुलेट करें तो होती है एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। एम नॉट की वैल्यू रख दें आप 9.1 इंटू 10⁻31, सी की वैल्यू रख दें 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, राइट। हमें यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ रहा है, डेट मीन्स हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना होगा, तो आप 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दें और इसको सॉल्व करें। मैंने सॉल्व करके देख लिया, इसको 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ रहा है, आप भी करके देख लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 85। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ 90% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ इट्स रिलेटिविस्टिक मास विथ रेस्ट मास। ओके, एम बाई एम नॉट का वैल्यू पूछा हुआ है। तो देखिए हमें फार्मूला पता है क्या है, फार्मूला जो होता है वो होता है एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, राइट। भी की वैल्यू आपको कितनी रखी है 90%, डेट में 90/100 इंटू सी 0.9 सी, ये रख दें। तो भी की वैल्यू आप जैसे ही ये रखेंगे इस वाले फार्मूले में तो ये निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.9 सी बाई सी का होल स्क्वायर। ओके, आप क्या करें, यहाँ पे कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर को आपका क्या करना है, फिर एम की वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, तो ये आ जाएगी एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.81, राइट। आप इसको सॉल्व कर दे तो ये आ जाएगा एम इक्वल टू एम नॉट अपन 0.19, इसको सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा एम नॉट अपन 0.43। ओके, अब m बाई एम नॉट निकाल लें आप, तो m बाई एम नॉट आएगा आपका 1/0.43, इसको 100/43 कर लें और डिवाइड कर दे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.29 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आते हैं, कह रहा है इन सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। सोलेनोइड आपको पता है इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे वायर होते हैं। देखिए इसके सेंटर पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसकी वैल्यू आती है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। और कॉर्नर पे बात करें, इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे बात करें तो वहाँ पे आ जाती है म्यू नॉट एन आई बाई 2। सोलेनोइड के बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। तो याद रखिए, ये रहिए, आपको अभी तो सेंटर पे पूछा है, हो सकता है आप में कॉर्नर पे पूछ दे, हो सकता है बाहर पूछ दे। तो सेंटर पे क्या होता है, मैक्सिमम होती है बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, कॉर्नर पे क्या होती है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, और बाहर क्या होती है 0 होती है। तो आप ये याद रखे रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 86 ओवर 87। टू इंटरफेयरिंग कोहेरेंट वेव हैव एम्पलीट्यूड इन रेशियो 2:1। सपोज कर लीजिए पहले का A1 एम्पलीट्यूड है, दूसरे का A2 है, तो A1 बाई A2 की वैल्यू आपको कितनी दी है 2/1। यहाँ से A1 इक्वल टू 2A2 कैलकुलेट कर लें आप सिंपली। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, डेट मीन्स आई मैक्स बाई आई मीन आपको बताना है। ये क्लास 12 का प्रॉब्लम है। आई मैक्स आपका कितना हो जाएगा A1 प्लस A2 टू द पावर 2 अपान आई मीन A1 माइनस A2 टू द पावर 2। अब दोनों को रख दे तो ये हो जाएगा 3A2 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, डेट में 9/1। तो 9:1 कोई ऑप्शन आ रहा है, यस ऑप्शन आ रहा है 1, तो 1 ऑप्शन को आप टिक कर दें 9:1। 9:1 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इन फ्रेजनल बाइप्रिज कोहेरेंट सोर्स आर फॉर्म ड्यू टू। फ्रेजनल, देखिए फ्रेजनल बाइप्रिज ऑप्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली 8 to 10 क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स से मिल ही जाएंगे। तो ऑप्टिक्स आपके लिए बहुत ही, मॉडर्न फिजिक्स देख ले बीएचयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मॉडर्न फिजिक्स को आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो एक एक टॉपिक आप पढ़ लें, बीएचयू बीएससी फिजिक्स का सिलेबस उठाएं, वहीं के टीचर पेपर बनाते हैं और जो जनरली पढ़ाता है बीएससी स्टूडेंट को वही पेपर बनाता है।
तो आप ये ध्यान रखें कि ऑप्टिक्स वहाँ पे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑप्टिक्स पढ़ लें। तो ये क्या होता है कि फ्रेजनल बाइप्रिज में जो कोहेरेंट सोर्स होता है वो ड्यू टू डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट की वजह से फॉर्म होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप टिक कर लें। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा 88 में राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन कलर फोटोग्राफी, देखिए इस तरह के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे हर बार। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप वहाँ पे कोई भी टिक तुक्का नहीं मारेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि भगवान का नाम लेके मारना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल ना करें। अगर आपको BHU में जितने सही से क्वेश्चन आते हैं वही करने का ट्राई करें, नेगेटिव मार्किंग को आप इग्नोर करें। तो कलर फोटोग्राफी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कलर फोटोग्राफी जो होती है, ऑप्शन दिया कि प्रोग्रेसिव वेव फॉर्मेशन इज यूज, द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज यूज, डिफ्रैक्शन इज यूज, रिफ्लेक्शन इज यूज। तो देखिए कलर फोटोग्राफी में स्टेशनरी वेव को यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी आप यहाँ पे टिक मारें। ओके 90 देखते हैं। इन केस ऑफ न्यूटन्स रिंग सेंट्रल विल बी डार्क इन, सेंट्रल डार्क कब होता है? देखिए न्यूटन्स रिंग में जो पार्ट डिफरेंस होता है डेल्टा वो होता है 2μ/t, राइट। बिजलान सुब्रमण्यम की बुक पढ़ सकते हैं। अगर देखिए सडन चेंज फेज चेंज कर दिया जाए, अगर यही सडन फेज को चेंज कर दें तो इस डेल्टा की वैल्यू हो जाती है 2μt + λ/2 का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव और डिफ्रैक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए ब्राइट फ्रिंज बनेगी और डिफ्रैक्टिव के लिए डार्क फ्रिंज बनेगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देख लें तो 2μt + λ/2 = 2n λ/2 के इक्वल हो जाता है, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए है। और 2μt + λ/2 = 2n - 1 λ/2 ये है डार्क फ्रिंज के लिए। ओके तो सेंट्रल क्या होता है? हमेशा डार्क होता है, किसके लिए? रिफ्लेक्टेड रे के लिए। तो देखिए इन रिफ्लेक्टेड कौन सा है आपका? पहला ऑप्शन आई थिंक सही है कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम ऑफ लाइट, इसको आप टिक मारें। और हमेशा ये जानते हैं कि जो सेंट्रल होता है वो डार्क रहता है। अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क फिल्म इसमें बनती रहती है, फ्रिंजेज बनती रहती हैं, तो आप इसको ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी एग्जिबिटेड बाय लाइट विथ एन ऑब्स्टेकल हैविंग डायमेंशन ऑफ ऑर्डर ऑफ। देखिए डिफ्रैक्शन के लिए जो मिनिमम डायमेंशन होना चाहिए वो 10⁻⁷ मीटर का होना चाहिए। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें कि 10⁻⁷ मीटर का होना ही चाहिए। तो 10⁻⁷ को मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 10⁻5 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन आ रहा है? यस, सी ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे राइट टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एट पोलराइजिंग एंगल रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर। देखिए ये तो हमें पता है कि 90 डिग्री पे होते हैं। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं ब्रूस्टर लॉ से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे एक रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है। ये एंगल IP मान लीजिए, ये एंगल को आप R मान लीजिए, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड हो गई, ओके। और ये B समझ लीजिए, ये D समझ लीजिए, ये C समझ लीजिए, ये A समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या पता है? हमें पता है ब्रूस्टर लॉ से कि म्यू किसके इक्वल होता है? म्यू इक्वल होता है tan IP, ठीक है। स्नेल्स लॉ से क्या पता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है? sin IP/sin R। ये होता है आपका स्नेल्स लॉ, राइट। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? म्यू इसके भी इक्वल है, म्यू इसके भी इक्वल है, तो म्यू इक्वल हो जाएगा sin IP/sin R। tan IP के इक्वल हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए sin IP/cos IP, राइट। sin IP से sin IP कैंसिल आउट, डैट मीन्स निकल के क्या आया कि cos IP इज इक्वल टू sin R। ओके तो cos IP sin R के इक्वल है, तो cos IP को आप ये भी लिख सकते हैं sin R को cos π/2 - R। आप ये लिखते जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ आप ये नोट करते जाइए, यहाँ पे बहुत क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो cos IP किसके इक्वल हो गया? cos π/2 - R के इक्वल हो गया, राइट। cos IP आपका cos π/2 - R के, तो IP किसके इक्वल हो जाएगा? IP इक्वल हो जाएगा आपका π/2 - R। ओके तो यहाँ पे IP + R, ये आपको पहले से पता होगा कि IP + R किसके इक्वल हो जाएगा? π/2 के। तो वो मैं भूल गया हूँ, ये फिगर हट गया है, तो एंगल यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा उस फिगर को ध्यान देख के। CBD जो आ जाएगा वो π - π/2, डेट मीन्स π/2। तो यहाँ से π/2 आता है, तो ऑप्शन सी आप इस यहाँ पे सही टिक करें, सही टिक करें। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऑप्शन सी। ये देखिए ये थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है। आप नेटवर्क को आप किसी भी वेल नोन बुक से पढ़ें, इसको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन करें, मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। इसका 16 वोल्ट आंसर आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए सर्टेन JFET हैज ए GM इक्वल टू 4 मिलीसेकेंड एंड ड्रेन रेजिस्टेंस इक्वल टू 1.5 किलो आइडियल वोल्टेज गेन। तो म्यू इक्वल टू होता है आपका RP × GM, दोनों को मल्टीप्लाई करें। 1.5 किलो ओम है तो 10 पावर 3 कर लें,
और GM 4 मिली सेकेंड है तो 10⁻³ कर लिए, कैंसिल आउट होगा तो 1.4 इंटू 1.5 इंटू 4 6 आएगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आप उसको राइट टिक कर लें, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आइए 95 पे आते हैं। अब आपका 95 कह रहा है द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। इसका डायरेक्ट फार्मूला है, आप कई तरीके से कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू h/p h/mb और वहाँ से कैलकुलेट करके, लेकिन इसका डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, आप वो यूज करें। डायरेक्ट अगर वोल्टेज दिया हो तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करें, लैम्डा इक्वल टू 12.27 बाई √v। भी क्या आपका वोल्टेज है, ओके। भी कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे रखेंगे 100 भी को, यह आ जाएगा 12.7 बाई 10 या 1.2। यहाँ पे ऑप्शन ए आप राइट टिक कर लें, 1.2 वोल्ट 227 आएगा, जो भी आएगा तब उसको देख लें, तो 1.2 के अप्रॉक्स आपको मैच करेगा, तो आप उसको कैलकुलेट कर लें, राइट। अभी देखिए कह रहा है द टिपिकल डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए मेटल टी केल्विन इज। देखिए इसको तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, मुझे पता है, कर मैं आपको लेकिन कैलकुलेट करके निकाल देता हूँ। देखिए लैम्डा क्या होता है, लैम्डा आपको होता है h/p, ओके। p इक्वल टू को आप लिख सकते हैं √2m(e)k, राइट, देखते रहिए। और फ्रॉम इक्विपार्टीशन एनर्जी से E की वैल्यू आती है 3/2 kT इक्विपार्टीशन एनर्जी से। तो इस E की वैल्यू आपको यहाँ पुट कर दें, तो यह आ जाएगा P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3m kT। अब इस P की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी h/√3m kT। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पे ऑप्शन ए मिल रहा है, तो ऑप्शन ए को आप सिंपली टिक मार लें। देखिए इस तरह क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, तो आप इस सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझें और इसको सही से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द हाफ लाइफ टाइम ऑफ पोलोनियम इज 3 मिनट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 10 ग्राम सैंपल ऑफ पोलोनियम विल रिमेन आफ्टर 50 मिनट। देखिए ये मुँह जबानी क्वेश्चन, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए 3 मिनट में 1 हाफ लाइफ टाइम है, 50 मिनट में कितनी हो जाएगी 5 हाफ लाइफ टाइम हो जाएगी। तो 1 हाफ लाइफ में कितना होता है, हाफ होता है, तो 5 लाइफ टाइम में कितना होगा 1/2⁵, ये कितना हो जाएगा 1/32। ऑप्शन सी यहाँ पे आप टिक कर दें, तो इसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इज करेक्टराइज बाई, देखिए बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल किससे होता है, लेकिन देखिए जैसे हाई कोरेसिव फोर्स एंड हाई रेजिडुअल मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं, लो कोरेसिव फोर्स एंड लो रेजिडुअल मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं, वनली रो कोरेसिव फोर्स, ये भी गलत है। इसमें क्या होना चाहिए कि हार्ड मैग्नेटिक में लिए कोरेसिव फोर्स भी हाई होना चाहिए और रेजिडुअल मैग्नेटिक इंडक्शन भी हाई होना चाहिए। तो ऑप्शन डी को आप क्या करें, टिक मार दें, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है द डेंसिटी ऑफ कैरियर्स इन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए जिसको याद है एक्सपोनेंशियल माइनस (Eg/kT), उसके लिए तो सही है, लेकिन जो डेंसिटी Ni² की वैल्यू आती है, अगर आप ध्यान देंगे तो वो आती है इज इक्वल टू आती है आपकी A0T³ इंटू एक्सपोनेंशियल, या सीधे Ni की वैल्यू मैं लिखता हूँ, छोड़िए इतना आपको जानने की ज़रूरत, वो जानना क्या है उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो Ni की मैं डायरेक्ट लिखता हूँ √A0T³ एक्सपोनेंशियल माइनस Eg/2 kT, ओके। तो अब यहाँ पे Ni ये कांस्टेंट होता है, तो Ni किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सपोनेंशियल माइनस Eg/2 kT। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आप राइट ऑप्शन टिक कर दें, ओके। तो आई थिंक कि हाँ क्वेश्चन नंबर 100 हो गया। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, एक BHU MSc फिजिक्स की सीरीज चल रही है, कंटिन्यू अपलोड हो रहा है सोल्यूशन, और दूसरा जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेटली क्वांटम मैकेनिक्स का सोल्यूशन मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जो भी नीडी स्टूडेंट है आप उनको मेरी ये वीडियो शेयर करें, जो भी उनके लिए बेनिफिट हो, बेनिफिशियल हो। आपको पता है कि जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, जो भी स्टूडेंट जो हैं वो कोचिंग क्लासेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मेरी वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अगर कुछ भी उनको मिल पाता है मेरी वीडियो से, तो अगर आप शेयर करें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू सो मच।